Namaskar, hello, vanakkam to all of you. My name is TS Sudhir and you're watching Study with Sudhir, your own digital classroom. आज इस वीडियो में हम पहले विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे. मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था कुछ साल पहले when we started this particular channel that has been done in English. तो मैंने सोचा कि शायद अभी टाइम आ गया है कि पहले विश्व युद्ध को फिर से रिविजिट किया जाए और इस बारी वीडियो ज्यादातर हिंदी में और एटलीस्ट 60-40 हिंदी इंग्लिश रेशियो में करूं ताकि जो हिंदी में समझने में कंफर्टेबल है वो भी समझ सकें. Those of you who are comfortable in understanding in English, they can also follow this particular video. So World War I, which was fought from 1914 till 1918. Now there is always this confusion whether the World War ended in 1918 या 1919 में 1918 में खत्म हुआ या 1919 में खत्म हुआ. इसके पीछे का कंफ्यूजन मैं रिमूव कर देता हूं. 1918 में नवंबर में दी फाइटिंग जिसको कहते हैं एक्चुअल युद्ध बंद हो गया था 1918 में. लेकिन जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है जो कि 1919 में साइन की गई थी, दैट ब्रॉट अबाउट ए फॉर्मल एंड टू वर्ल्ड वॉर वन. यानी कि उस ट्रीटी के तहत जो भी था, इसको ये देना है, इसके टेरिटरीज इस तरह से रीअरेंज होगी, जिसके बारे में हम ट्रीटी ऑफ वर्साई में पढ़ेंगे, वो हुआ 1919 के जून में. लेकिन एक्चुअल युद्ध खत्म हो गया था 1918 में. सो दैट इज द एसेंशियल थिंग. सो जब हम वॉर की बात करते हैं, वॉर क्या होता है? वॉर होता है जब मैं और तुम लड़ाई करें, राइट? तो जब हमने लड़ाई बंद कर दी उसका मतलब यह है कि युद्ध खत्म हो गया. तो टेक्निकली 1918 कहना ठीक होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी. लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुआ 1919 में. आई होप ये कंफ्यूजन इज क्लियर दैट the war, the actual fighting ended in 1918, but the war came to an end. But the Treaty of Versailles was signed in 1919, which is why it is said that the war took place from 1914 to 1918, with the Treaty of Versailles, which brought about a formal end to the war, happened in 1919. See, I'll tell you one thing that the way I teach is to kind of keep on reinforcing the points ताकि आपको ये वीडियो सुनने के बाद you don't have to again revise after listening to this video, because this video will be a 2-in-1. It will be teaching plus it will also be revision. तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक हफ्ते बाद इस चैप्टर को फिर से रिविजिट कीजिए टू टेस्ट कि आपको कितना याद है. ओके, एंड आई कैन गिव यू अ गारंटी कि काफी हद तक याद रहेगा, फेमिलियरिटी रहेगी द वे आई टीच. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the First World War, one of the pictures from the First World War, a lot of black and white images, etc. you will get to see, because that was what the stark part of the fighting was. Okay, so अब हम चलते हैं कि पहला विश्व युद्ध, उससे पहले के जितने भी बैटल्स हुए उससे अलग कैसे था? अंतर क्या था? इससे ऐसा नहीं है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम पीपल वर फाइटिंग, ऐसा तो नहीं था ना. लोग लड़ते रहे हैं, उससे पहले भी युद्ध हुए हैं. तो पहले वाले युद्ध और पहले विश्व युद्ध में अंतर क्या था? इसको पहले विश्व युद्ध का दर्जा क्यों दिया गया? देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई दिस वाज गिवन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ पहला रीजन ये था कि दिस एनगल्फ द एंटायर वर्ल्ड, कि एक तरह से जो थिएटर ऑफ वॉर कहते हैं, थिएटर ऑफ वॉर एक तरह से पूरी दुनिया में फैल गया. और ऑफ कोर्स द मेन एपिसेंटर ऑफ दैट थिएटर वाज यूरोप, क्योंकि यूरोप के ऑलमोस्ट सभी देश किसी ना किसी तरह से इस तरफ या इस तरफ वाले कैंप में जुड़ गए पहले विश्व युद्ध में. लेकिन पूरे विश्व के कई सारे देशों में इसका असर देखा गया, इसीलिए इसको पहले विश्व युद्ध का खिताब दिया गया था. ओके, सो बैटल्स वर फॉट इन एशिया, इन यूरोप, अफ्रीका एंड द पैसिफिक. इससे पहले के जितने भी युद्ध हुए थे, दे वर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी. यानी कि मेरा देश, तुम्हारा देश, ओके, हम आपस में युद्ध करते हैं, युद्ध हो गया, तो दैट वाज लिमिटेड. ओके, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, राइट? क्या हम उसको तीसरा विश्व युद्ध कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं. इसका मेन कारण यह है कि अभी तक बाकी देश दुनिया के इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं एक्चुअल फाइटिंग में. ये रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध है, राइट? पहले भी जो युद्ध हुए वो लोकलाइज्ड युद्ध थे इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. समझ में आ गया? नाउ द वर्ल्ड वॉर वन वाज फॉट ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल and it affected the countries
ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ओके, दूसरा बड़ा कारण यह था कि दैट इट वाज फॉट ऑन लैंड, सी एंड एयर। तो आर्मी भी इन्वॉल्व थी, नेवी भी इन्वॉल्व थी, एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी कई सारे देशों की। सो इट वाज मच मोर मल्टी डायमेंशनल, इस वर्ड को याद रखिएगा, इट वाज मच मोर मल्टीफैसेटेड, multi-dimensional and multifaceted with different wings of the armed forces involved in the First World War. Okay, आगे चले। Civilian population also was involved because पहले के जितने भी युद्ध हुए थे उसमें सेना और वर्सेस सेना का होता था। ओके, सामना होता था सेना और उनकी सेना का, लेकिन इस बारी सिविलियन पॉपुलेशन ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व टू ए लार्ज एक्सटेंट, और एक तरह से लोग पूरी तरह से दूसरे देश के लोगों के साथ लड़ रहे थे, whether it may not be in terms of actual man to man combat but in terms of different forms of warfare। अगर आप उसके लिए एक पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप युद्ध में किसी ना किसी तरह से भाग ले रहे हैं, राइट। सो सिविलियन पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व, सिविलियन पॉपुलेशन वाज टारगेटेड ऑल्सो, civilian population also was targeted, killed, etc. So they were also kind of casualties in the First World War। फाइनल कारण यह है कि इससे अनप्रेसिडेंटेड डैमेज हुआ। इस तरह की त्रासदी पहले कभी नहीं देखी गई थी। त्रासदी कितना सुंदर वर्ड है, ओके, कितना अच्छा वर्ड है, भारी भरकम वर्ड है। त्रासदी का मतलब इतना सारा डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज पहले किसी भी युद्ध में नहीं देखा गया था, और इसकी वजह से इसको पहले विश्व युद्ध का खिताब दिया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो ये सारे पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे 4 मार्क के क्वेश्चंस में, और उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। अगर आप इसका ये टाइटल ये लिख देते हैं और इसको अंडरलाइन कर देते हैं और इसको डिस्क्राइब करते हैं तो किसी ना किसी भी सूरत में आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, राइट। तो अभी चूंकि क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, मैं उसकी भी आपको तैयारी करता रहूंगा, इसमें क्रिटिकल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाएगा, राइट। बाद में रिवीजन होती रहेगी, लेकिन अभी से ही अगर आप तैयारी करें तो यू विल बी अहेड ऑफ द कर्व। बाकी बच्चों से जो इधर उधर पढ़ते हैं उनसे आप आगे रहेंगे, राइट। सो आपसे पूछा जा सकता है कि इन व्हाट वे दैट दिस पर्टिकुलर रीजन को उल्टा करके हाउ वाज इट that this contributed to its getting the title of the First World War, right? Earlier wars were also fought. Why was this particular reason? So इसमें से एक मिनी रीजन को निकाल के आपसे पूछा जा सकता है उल्टा, ताकि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे। व्हाट वर द कॉजेस? कॉजेस का मतलब कारण, ओके। किन कारणों की वजह से, व्हाट कारण बोले या फैक्टर्स की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा। तो पहला बड़ा कारण था नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इस भारी भरकम वर्ड्स का मतलब क्या है? नाउ नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ यूनिटी, कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो देयर इज अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। ये दोनों वर्ड्स थोड़े से आगे पीछे हैं, थोड़े से वेरी क्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। So it's a sense of unity which is felt by the people of a particular geographical area। अगर मैं एक ऐसे एरिया का एक नागरिक हूं, सिटीजन हूं, तो ये माना जाएगा कि मेरी लॉयल्टी विल बी टू दैट पर्टिकुलर, टू द इंटरेस्ट ऑफ दैट ज्योग्राफिकल एंटिटी, कि इस ज्योग्राफिकल एरिया में उसके क्या इंटरेस्ट होंगे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट, उससे मुझे एक तरह से सहमति होगी, मैं उसका समर्थन करूंगा, ओके। तो ये रहेगा। सो एनीवन हु फॉलोज और शेयर्स ए कॉमन इतिहास, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर यानी कि कॉमन संस्कृति, या कॉमन लैंग्वेज यानी कि कॉमन भाषा। सो इन सभी चीजों को, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज को जब आप शेयर करते हैं तब आपका एक सेंस ऑफ वननेस होता है, दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट। लेट्स से आई एम ए सिटीजन ऑफ, लेट्स से महाराष्ट्र, राइट। तो मेरे को महाराष्ट्र के जो इंटरेस्ट, मैं शायद मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करूंगा, राइट। महाराष्ट्र और से कर्नाटक में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो मैं महाराष्ट्र का पक्ष लूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रदेश है, मैं मराठी बोलता हूं, राइट। मैं मराठी कल्चर में बिलीव करता हूं, मैं गणेश फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता हूं। सो देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन, ए कल्चरल, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल
आइडेंटिफिकेशन विद दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो यस लिखो एंड also click on the like button, subscribe karo. I also must tell you, in case if you want more focused attention in terms of videos which are done entirely in English, simple English, उससे फायदा क्या होता है? I'll tell you the फायदा. See, many students prefer ये करते हैं कि उनको हिंदी में समझाया जाए, वर्नाक्युलर में समझाया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत, and I'll tell you एक मिस्टेक जो उसमें दिक्कत जो आप जिसका कि आप सामना करेंगे वो ये रहेगा कि आपको कीवर्ड्स ठीक से याद नहीं रहेंगे। उसके बजाय जब आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं, सिंपल इंग्लिश में जब आप एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं, तो जितनी बारी मैं उस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता रहूंगा, आपके जहन में वो बैठ जाएगा। तो आपको अलग एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि अरे मेरे को वो कीवर्ड्स याद करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा। ओके, उधर से आप एग्जाम में डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं हिंदी में समझा रहा हूं, आपको कीवर्ड्स अलग से उसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहां कीवर्ड्स लिखे हैं ताकि एटलीस्ट इस पर तो आपका ध्यान जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि और फोकस अटेंशन रहे, अगर आप में से कुछ चाहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं हमारे हिस्ट्री सिविक्स कोर्स में, व्हिच आई बिलीव इज वन ऑफ आवर बेस्ट कोर्सेज। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो मेरे को there is more comfort level with these subjects, political science, because I have been a journalist for 30 plus years. तो और जब मैं पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि आई एम लाइक ए सचिन तेंदुलकर। तो बुकिश नॉलेज नहीं रहेगी सिर्फ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए। उसके साथ साथ आपको द बेस्ट क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ डाउट सॉल्विंग की जाएगी ऑलमोस्ट इमीडिएटली। देयर विल बी क्विजेस व्हिच विल डू एज वी मूव टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी आवर हाई क्वालिटी टेस्ट पेपर्स जो भी आपको उसी कोर्स में फ्री में मिलेंगे। सो ऑल दैट विल बी डन, डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी डन, जरूरत पड़े तो लाइव सेशंस होंगे जहां पर सारे डाउट सॉल्व किए जाए। वैसे भी हमारा लाइव का सिस्टम ये रहता है, आप डाउट पूछे, मैं जितने कम समय में हो मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, आंसर लिख के दे दूंगा, पॉइंट फॉर्म में लिख के दे दूंगा, ताकि आपको याद रखने में, रिटेन करने में। तो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो उस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज नॉट लाइक आई एम नॉट मार्केटिंग इट, अदरवाइज मैं यहां पर वैसे भी पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ द थिंग इज दैट व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो जो जहां मैं बता रहा था नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, सो नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म वो आपको समझ में आ गया। लेकिन 19वीं सदी में यह देखा गया कि यह नेशनलिज्म भी थोड़ा एग्रेसिव नेशनलिज्म होने लगा। एग्रेसिव का क्या मतलब है, यानी कि थोड़ा सा और वायलेंट एंड ए लिटिल मिलिटेंट काइंड ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि मैं अपने देश से तो प्यार करता हूं, ये तो सही है, ये तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने देश के साथ जो प्रेम है, इफ इट ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू हेट्रेड फॉर योर कंट्री, तब उसमें दिक्कत है भाई। अरे तुम अपने देश से प्यार करो, तुमको दूसरे देश से नफरत करने की क्या जरूरत है, उसके लिए घृणा पालने की क्या जरूरत है, उसके लिए गाली गलौज करने की क्या जरूरत है। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, मेनली इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, लेकिन 20th सेंचुरी में कुछ ज्यादा होने लगा, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यह बड़ा कॉज माना जाता है। सो सेल्फ इंटरेस्ट, मेरे देश का इंटरेस्ट तुम्हारे देश के इंटरेस्ट से बड़ा है और मैं तुम्हारे देश से नफरत करता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ युद्ध होगा, राइट। तो इस तरह की भावनाएं जगने लगी। ओके, नाउ इसका उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मैं उदाहरण देता हूं, इधर जाने से पहले इधर इसके थोड़े उदाहरण देता हूं, आप सुनते रहिए। ये मैं हमेशा कहता हूं, इतिहास को सिर्फ कहानी के रूप में समझो। कहानी सुना रहा हूं, सिट बैक एंड रिलैक्स, जैसे फ्लाइट में बोलते हैं, और सिर्फ कहानी सुनो। कहानी सुनो, याद रहेगा। मैं उदाहरण काफी दूंगा, अपने एक्सपीरियंस से उदाहरण काफी दूंगा, खासतौर से सिविक्स जब मैं पढ़ाऊंगा, तो एक तरह से मजा आएगा अगर आप सिर्फ उसको रिलेट कर पाए। बिकॉज मैं समझता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते में तो कोई पॉलिटिकल न्यूज कोई नहीं पढ़ता है, तो सिविक्स में आपकी जानकारी थोड़ी सी डामाडोल है। एनीवे, विल कम टू सिविक्स लेटर। अभी पहले विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। पहला उदाहरण यह था कि फ्रांस चाहता था कि अल्सेस और लॉरेन की जो 2 टेरिटरीज थी वो जर्मनी से उसको वापस मिल जाए। क्यों? क्योंकि जर्मनी जो पहले प्रशिया था, प्रशिया इज मॉडर्न डे जर्मनी, प्रशिया था, उसने इन 2 इलाकों को ले लिया था
फ्रांस से। तो फ्रांस का ये मानना था कि अभी मेरे को ये दो टेरिटरीज वापस होना। ओके, सो दैट इज व्हाट इट वांटेड। आल्सो दीज टू टेरिटरीज, दीज टू टाउन्स वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेंच प्रॉस्पेरिटी, यानी कि फ्रांस के क्या बोलते हैं, एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, सोशल प्रॉस्पेरिटी के लिए इन दो शहरों का होना जरूरी माना जाता था। अरे ये क्या हो गया? Oh, it's a ओके, सो दैट वाज वन रीजन। ओके, ऑल्सो ये दोनों जो टाउन्स थे, अल्सेज और लोरेन, उसमें आयरन ओर के काफी सारे डिपॉजिट्स थे। दैट वाज अनदर रीजन फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंगल दैट फ्रांस वांटेड दीज टू टेरिटरीज बैक। पहला रीजन तो ये हो गया। ये तो हो गए अल्सेज और लोरेन के दो टेरिटरीज जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हम बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में भी पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्से में भी पढ़ेंगे, अल्सेस और लोरेन। ओके, ये तो हो गई। ये चाहिए थे फ्रांस को। फ्रांस वांटेड इट फ्रॉम बैक फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। इनफैक्ट आपके सीबीएसई के क्लास 12 में द लास्ट लेसन है जो कि इसी एल्सेस शहर से के ऊपर एक कहानी है, वो अभी ट्रेजर चेस्ट में भी आ रही है। ओके, दूसरा हो गया जर्मन एम्परर जो काइजर विलियम टू थे। ओके, वो चाहते थे कि जर्मनी पूरे विश्व का नेता बने। ओके, सो अल्सेस को चाहिए, फ्रांस को कुछ चाहिए था, जर्मनी को कुछ और चाहिए था। जर्मनी के जो शासक थे काइजर विलियम टू, ही वांटेड टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। द थर्ड वन वाज इटली वांटेड ट्रेंटिनो ट्रिस्टी व्हिच वाज अ प्रॉस्परस पोर्ट। इनफैक्ट मैंने शायद आगे लिखा हुआ है ये इस पे। ओके, ये सब इसमें है। ओके, इसके आगे या so France wanted Alsace and Lorraine from Germany. German emperor wanted Germany to be the leader of the world. Italy wanted Trentino and Trieste port from Austria, right? They wanted because they were prosperous ports. चौथा, सर्बिया wanted Greater Balkan state. So हर देश का कुछ ना कुछ ज्यादा क्या था, एम्बिशन, कि मैं जितना हूं उससे मैं, अगर मैं ए हूं तो मैं ए स्क्वायर बनूं, राइट? सो दे वांटेड इट देमसेल्व्स टू बी बिगर एंड मोर पावरफुल कंट्री देन दे वर एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो इसका बेसिक रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट ये था, ये सब सेल्फ इंटरेस्ट था, तो रिजल्ट ये था कि दे वर ऑल गोइंग फॉर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। एक्सपेंशनिस्ट मतलब एक्सपेंशनिस्ट, यानी कि अगर मेरा एरिया इतना है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो मैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को ऑक्यूपाई करूं। इससे हो सकता है कि मेरे पड़ोस के देश को थोड़ा सा उसको थोड़ा एरिया लूज करना पड़े, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैनू क्या फर्क पड़ता, तो मैं ये करूंगा। ओके, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, डोंट मेक फन। सो मिलिट्री स्ट्रेंथ, मेरी जो सेना की जो स्ट्रेंथ है, दैट बिकेम ए पार्ट ऑफ नेशनल प्रेस्टीज। यू नो कि सेना को बोलो तुम जाके लड़के आओ, उसमें लोग मरे ना मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे देश की प्रेस्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस काइंड ऑफ अ फॉल्स प्रेस्टीज पे मेनी कंट्रीज वर फोकसिंग ऑन, इन यूरोप इन पर्टिकुलर, इन द रन अप टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये एग्रेसिव नेशनलिज्म लेड टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनीज जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया उस समय पर, राइट? तो इस तरह से उन्होंने देखा, अरे ब्रिटेन की देखो कितनी सारी कॉलोनीज है, हमको भी होना मांगता। सो एवरीबॉडी स्टार्टेड गेटिंग इनटू दैट रेस ऑफ इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज। इंपीरियल मतलब हम शासन करें बाकी देशों के ऊपर, बाकी प्रदेशों के ऊपर, और इस तरह की कॉलोनीज को और बढ़ावा मिले। सो द डेफिनेशन ऑफ इंपीरियलिज्म इज अ सिस्टम बाय व्हिच ए पावरफुल नेशन used to establish its control over another country. Okay, और ये कैसे होता था? पॉलिटिकल प्रेशर से, या इन्फिल्ट्रेट करके कि उसके अंदर घुस जाओ, उस देश के अंदर घुस जाओ, या सीधा युद्ध करो। सो और एक बारी होने से, एक बारी कोई देश कॉलोनी बन जाए, जैसे भारत कॉलोनी था ब्रिटेन का, उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करो, उसको राजनीतिक तरीके से एक्सप्लॉइट करो, और ऐसा करो कि वो हमेशा हमारे अंगूठे के नीचे रहे, राइट? सो दैट यूज्ड टू बी द पॉलिसीज, be it countries like Britain, France, Germany, Portugal, right? So ये सारे कंट्रीज इस तरह की कॉलोनीज काफी एशिया और अफ्रीका में बढ़ाने लगे, राइट? सो ए स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज। ओके, आगे चलें।
ये था यूरोप का मैप एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो यू सी जर्मनी इज प्रेटी मच इन द सेंटर. You have France here, Britain. So Britain, France, Germany, and Russia. These were like the big countries. Austria, Hungary also was there. ये पोलैंड को देखिए, which is very close. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खास तौर पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. Austria, Hungary played a very important role in the First World War. Austria and Switzerland are like neighbors. इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखें, I'm just giving you the side this thing. यहाँ पे the Alps mountains are there. Here, which is like the border between Switzerland and Austria. तो होता क्या है, आपका जो शेंगन वीजा होता है जिससे आप यूरोप में ट्रैवल करते हैं, वो सभी देशों के लिए होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए अलग स्विस वीजा लगता है. तो होता यह है, कभी कभी स्विस वीजा नहीं मिलता है, राइट. एटलीस्ट मेरा स्विस वीजा एक्सपायर हो गया था, तो मैं स्विट्जरलैंड नहीं जा पाया. व्हेन इट वाज देयर, इट एक्सपायर्ड बिफोर आई वाज गो ड्यू टू. सो वी सॉ द एल्प्स फ्रॉम दिस साइड, एंड आई कैन टेल यू स्विट्जरलैंड को काफी हाइप किया जाता है, लेकिन द ऑस्ट्रिया साइड of seeing the Alp mountains is as beautiful as the other side. I'm just telling you just as a side this thing. तो ये डिवीजन ऑफ यूरोप पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं. ओके, तो कहने का मतलब ये है, तो एवरी कंट्री स्टार्टेड आर्म्स बटोरने लगे कि हम ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा बढ़ाते हैं. सो दैट इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, एंड दैट लेड टू द इवेंचुअल डिवीजन ऑफ यूरोप. अब डिवीजन ऑफ यूरोप में हुआ ये, they became two hostile camps, यानी कि दो गुट हो गए. इसमें इस गुट में थोड़े से देश, इस गुट में थोड़े से देश, और ये आपस में भिड़ने लगे. सो आप देख सकते हैं, एक तरह से पहले विश्व युद्ध के थिएटर बनने की तैयारी की जा रही थी. सो ये पहले ये विश्व युद्ध में दो हॉस्टाइल कैंप्स कौन से थे? पहला हुआ जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी फॉर्म द ट्रिपल अलायंस. उस अलायंस का नाम रखा गया ट्रिपल अलायंस, क्योंकि जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, हंगरी उसके तीन प्रमुख सदस्य थे. दूसरी तरफ हुआ इंग्लैंड, फिर फ्रांस, रशिया. दे फॉर्म द ट्रिपल एंटेंटे, राइट. एंड टू काउंटर ट्रिपल अलायंस का सामना करने के लिए ये तीनों जुड़ गए, और जापान उसमें बाद में उसमें शामिल हो गया. ओके, सो ये दो अलायंसेस थे. इसको याद रखना जरूरी है. आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कि और जानने की जानकारी रखने की इच्छा होगी, तो मैं संक्षिप्त में थोड़े से छोटे में बता देता हूं. बेसिकली रशिया ने फ्रांस को हराया था, और रशिया ये कोशिश कर रहा था कि मैं फ्रांस को किसी भी हालत में किसी भी ग्रुप में शामिल होने ना दो. तो काफी मुश्किलों के बाद फ्रांस एक तरह से इस जर्मनी से पीछा छुटा के बाद में ट्रिपल एंटेंटे में अटैच हुआ. So that was only after Bismarck lost power in 1890. So I'm just giving a historical context. इसके बारे में आपको सिलेबस में जानकारी होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि इतिहास में ज्यादा रुचि होती है, ज्यादा दिलचस्पी होती है, तो उनके बेनिफिट के लिए मैं ये बता रहा हूं. ओके, यहाँ पर क्या है ना, सिलेबस से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाओ, वो ऐसे लोग गालियां देते हैं जैसे मैंने किसी से किडनीज मांग ली हो, राइट. तो मैं चाहता हूं कि मैं इस हाईवे पे रहूं, सिलेबस वाले हाईवे पे. थोड़ा इधर उधर जाना है, मैं जाऊंगा. जिनको सुनना है सुनो, जिनको नहीं सुनना है फास्ट फॉरवर्ड कर दो. ओके, गाली मत दो. फाइनली हम आते हैं इमीडिएट कॉज पर. ओके, साराजेवो क्राइसिस विच वाज द इमीडिएट कॉज. नाउ इसके बारे में आप देखेंगे, इस बार जो सीआईएससी का जो स्पेसिमेन पेपर है, जिसकी ऑलरेडी चर्चा मैं कर चुका हूं पुराने वीडियो में, आप जाके देखिए. पुराने मतलब अभी 1 महीने पहले जो मैंने वीडियो निकाला था, उसमें मैंने हिस्ट्री सिविक्स का पूरा 2024 का स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व किया है, राइट. सॉल्व किया है. तो उसमें किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर आपको स्ट्रैटेजी जाननी है तो प्लीज गो एंड लिसन टू दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सारे एमसीक्यूज, 2 मार्क क्वेश्चंस, एंड वो लार्जर इसमें आई हैव गिवन यू अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो उसमें इस बारी एमसीक्यू में आपसे और हिस्ट्री सिविक्स में काफी सारे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इसीलिए मैं कह रहा था, अगर आपको और फोकस अटेंशन चाहिए तो प्लीज बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री सिविक्स कोर्स. एनीवे, तो उसमें एक प्रश्न है जिसमें कि सिर्फ न्यूज़पेपर का हेडलाइन दिया है, न्यूज़पेपर फ्रंट पेज फोटोग्राफ दिया है, और उसमें कुछ ऐसा कुछ दिया है, आर्क ड्यूक असैसिनेटेड, या इट इज डेटेड जून 28, 1914, जिस दिन आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी का असैसिनेशन हुआ था. ये फोटोग्राफ आपकी किताब में है. अभी तक के जितने भी एग्जाम्स थे उसमें इस फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता था और पूछा जाता था कि ये किस पर्टिकुलर इंसिडेंट को दर्शाता है, किस पर्टिकुलर इंसिडेंट का बयान कर रहा है ये फोटोग्राफ. तो लेकिन इस बारी कुछ अलग दिया, उसमें कुछ गूगली में कुछ
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सी तारीख इसमें मेंशन की गई है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. सो असैसिनेशन ऑफ, ये जो असैसिनेशन हुआ ये हुआ 28 जून 1914 को, और इसके पीछे किसका हाथ था? एक गुट का हाथ था जिसका नाम था ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ. इट वाज अ ग्रुप फ्रॉम सर्बिया जिसने कि आर्क ड्यूक जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के थे, चूंकि ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया में एक डिस्प्यूट था, उसने उनका असैसिनेशन किया और ऑस्ट्रिया ने उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया 28 जुलाई 1914 को. एंड दिस इज सपोज टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काफी बारी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. सो दिस पर्टिकुलर एंटायर एपिसोड आपको जानना काफी जरूरी है. ये फोटोग्राफ हो सकता है या न्यूज़पेपर हेडलाइन हो सकता है या किसी और तरीके से आपसे इसी के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गूगली नहीं होगा. ओके, इट विल बी ए सिंपल गूगली. अगर गूगली बॉल फेंकते भी हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़ेंगे डेट्स. ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली 1 मंथ लेटर, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है. मैंने हमारे ऐप पे एक डेट्स का एक अलग से एक फोल्डर बनाया हुआ है, फ्री स्टडी मटेरियल में है. आप उन डेट्स को तो जरूरी, उसके बियॉन्ड कुछ डेट्स को याद रखिए, even better, but at least those dates you should definitely remember when it comes to history, Indian history as well as world history. Okay, so you had England, Britain, France, Russia, all of them getting involved in this particular war. Germany, all of them getting involved in the war immediately after this happened. So ये तो हम ट्रीटी ऑफ वर्साई पे इस थोड़ी देर बाद आएंगे. तो इसमें दो ग्रुप्स कौन से बन गए? पहला तो हुआ अलाइड पावर्स जिसमें थे फ्रांस, बेसिकली सेम ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे जैसे. अलाइड पावर्स जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था और उनके छोटे और अलाइज थे. सेंट्रल पावर्स, इनका रीनेम किया गया अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स. सेंट्रल पावर्स जिसका नाम था जर्मनी, जिसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया and Turkey. Okay, Allied powers attacked the Ottoman Empire जो कि टर्की में था. इसका की कनेक्शन बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ भी आता है. सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. सो इटली पहले ट्रिपल अलायंस में था, लेकिन बाद में वो ट्रिपल अलायंस से जो ब्रेक करके इट जॉइंड द वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन 1915. सो इटली ने अपना पक्ष बदल दिया था. इन बिटवीन द वॉर इटली छोड़कर चला गया था. ओके, सो रशिया सपोर्टेड सर्बिया, जर्मनी अटैक्ड रशिया, ऑल्सो फ्रांस. So in a sense everybody was involved in the theater of war when it started in 1914, soon after the assassination of the Archduke Ferdinand of Austria-Hungary. यहां तक समझ में आ गया? Now let's go. ये पूरा जो हुआ वो सब आपके इवेंट्स उसमें नहीं है. We have to come directly to the Treaty of Versailles. Okay, now 11 नवंबर 1918 को जर्मन गवर्नमेंट साइंड व्हाट इज कॉल्ड एन आर्मिस्टास. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स AAMUH, आर्मिस्टास, STUHS. ओके, इट्स नॉट आर्मिस्टाइस, नहीं होता है, आर्मिस्टास. ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो दिस इज कंसिडर्ड द डेट जिस दिन युद्ध, पहला विश्व युद्ध ऑफिशियली बंद हो गया, खत्म हो गया, गोली बारूद बंद हो गई. ओके, नाउ इट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट ऑफ वॉरिंग पार्टीज टू स्टॉप फाइटिंग. सो वर्ल्ड वॉर 1 इस तारीख को बंद हो गया था. उसके बाद 28 जून 1919 को ये ट्रीटी साइन की गई थी. ये फ्रांस के पास, पेरिस के पास का एक शहर है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मल एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग. और इसमें हुआ ये था, इसमें मेन 3 देश के जो नेता थे, जो कि इस ट्रीटी में क्या क्या लिखा जाएगा उसमें इन्वॉल्व थे, वो थे ब्रिटेन के नेता, यूएसए के नेता और फ्रांस के नेता. ये नेता कौन थे? द नेता वर लॉयड जॉर्ज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ऑफ यूके एट दैट टाइम. वुड्रो विल्सन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. विल्सन का नाम याद रखिएगा, ही इज इंपॉर्टेंट. Then there was George Clemenceau, who was the Prime Minister of France at that time. इन तीनों नेताओं का नाम आपको जानना जरूरी है. कुछ किताबों में इनके फोटोग्राफ्स भी छपे हुए हैं, उन फोटोग्राफ्स की भी आप देख लीजिए, या इस पे कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन आ जाए. ओके, द ट्रीटी ऑफ वर्से को लेके कोई पुराना न्यूज़पेपर का हेडलाइन आ जाए
तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। इस तरह के क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि एक न्यूज़पेपर हेडलाइन रिलेटेड स्टोरी कोई प्रश्न जरूर आ सकता है। ओके, इफ वी हैव टू गो बाय द स्पेसिमेन पेपर। नाउ इसमें अगर आप देखा जाए, हालांकि रशिया वाज पार्ट ऑफ द विनिंग ग्रुप, रशिया में कुछ अलग से हुआ इन बिटवीन द वर्ल्ड वॉर। 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें हुआ ये कि जो रशिया का जो जार था, जो राजा था, जो बादशाह था, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। तो उसकी वहां पर सत्ता पलट हो गई रशिया के अंदर। 1917 मतलब 1914 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक चला, उसके बीच में ये सत्ता पलट हो गई। ओके, तो उसमें हुआ ये कि तब तक वो अलाइज के साथ लड़ रहा था, लेकिन जब सत्ता पलट हो गई, एक नई बोल्शेविक गवर्नमेंट, स्पेलिंग बताऊं, ये आई मीन फॉर दोस हु आर इंटरेस्टेड कि रशिया, मेरे से काफी बच्चे पूछते हैं ये रशिया अलग क्यों रही। कारण ये था कि जो नई बोल्शेविक गवर्नमेंट जो वहां पर मॉस्को में पावर में आई, सत्ता में आई, उसने निर्णय किया कि हम विश्व युद्ध से बाहर जा रहे हैं, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम इसमें नहीं लड़ेंगे। और जो अलाइड पावर्स थे, दे आल्सो रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द न्यू रेजिम इन मॉस्को, इन रशिया। ओके, और जब वो पीस, जो शांति की जो वार्ताएं हुई, पीस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने रशिया को इनवाइट भी नहीं किया कि हम तुमको नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह से, इस वजह से रशिया एक तरह से अलग रहा। पूरे जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो हुआ, उसमें रशिया शामिल नहीं था। ओके, अब हम चलते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। पहला ये, और इसमें इस बार ये एक प्रश्न पूछा गया है स्पेसिमेन पेपर में कि इसमें किस तरह के मिलिट्री रिलेटेड टर्म्स थे। तो आपको हर, ऐसा नहीं है कि आप 3 टर्म्स पढ़े हैं, बोले अरे 3 मार्क्स के लिए मैं ये 3 लिख के आ जाऊंगा, मेरे को तो मार्क्स मिलने चाहिए। बंधु, ऐसा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी आपको सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ताकि अगर आपसे कोई स्पेसिफिक टर्म्स पूछा जाए, तब आप वो स्पेसिफिक टर्म्स का भी उल्लेख कर पाए। समझे बंधु? तो पहला ये हुआ कि उसने बोला कि जर्मनी, यू आर गिल्टी ऑफ एग्रेशन। शुरुआत तुमने की थी, तुम गिल्टी हो, तो तुमको सजा मिलनी चाहिए। ओके, देन it was asked to pay $33 billion as war indemnity. War indemnity मतलब it is like a punishment that तुमको इस तरह का फाइन चुकाना पड़ेगा। तीसरा हुआ surrender the merchant ships, तुम्हारे पास जितनी भी ऐसी नावें हैं, and supply coal for 10 years to France, Belgium and Italy, तो तुमको कोयला देना पड़ेगा इन तीनों देशों के लिए। तो इन तीनों देशों की तो चांदी हो गई। ओके, कोयला से चांदी हो गई। ओके, एंड यू ऑल्सो हैव टू सरेंडर द मर्चेंट शिप्स एज कॉम्पनसेशन, तो तुमको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। चौथा ये कि जो राइन वैली एरिया है, उसको पूरी तरह से डीमिलिटराइज करना पड़ेगा, उसमें तुम अपनी सेना या नेवी को नहीं डाल सकते हो। तो ये सब कहा गया। तो अगर आपसे मिलिट्री टर्म्स पूछा जाता है, तो ये बोलना पड़ेगा। ओके, एंड अभी आगे और पॉइंट्स है, उनको बोलना पड़ेगा अगर मिलिट्री टर्म्स की बात करें। अगर लैंड की बात करें, सो अगेन यू विल हैव टू टॉक अबाउट हाउ जर्मनी lost her colonies in terms of land. The coal mines in Saar were given to France for 15 years. Okay, restrictions on German armed forces, ये मिलिट्री वाली बात है। यानी कि जर्मनी के जो एरियाज लूज हुए, कौन से हुए, जो मैंने पहले बताए थे, अल्सेस और लोरेन, फ्रांस वापस ले पाया। जो पहले उसने खोए थे, इस विश्व युद्ध की वजह से उसको अल्सेस और लोरेन वापस मिल गया। डांजिंग पोर्ट, DANZIG, जो कि बाद में दूसरे विश्व युद्ध में एक प्रमुख कारण बनेगा, वो गया किसको? पोलैंड को चला गया। देन श्वेस्विग एंड हॉल्स्टेन डेनमार्क को चला गया। तो इस तरह से काफी एरियाज बाकी देशों को, जर्मनी को देने पड़े, क्योंकि जर्मनी इस विश्व युद्ध में एक तरह से हार गया था। Then the coal mines in Saar were given to France for a period of 15 years. So एक तरह से, और ये नए देश बने, युगोस्लाविया, पोलैंड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, एक तरह से उनके they became independent countries all within Europe. तो एक तरह से जर्मनी को काफी नुकसान हुआ। उसके जितने भी कॉलोनीज थे, वो सारे के सारे उसको बाकी देशों को, जो देश जीत गए थे,
उनको देने पड़े। फॉर एग्जाम्पल जो अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज थी वो ब्रिटेन, लालची ब्रिटेन लेके चला गया, बिकॉज ब्रिटेन को ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज चाहिए थी। देन बेल्जियम लेके गया, पोर्चुगल लेके गया, जापान लेके गया, जापान को मिला शांतुंग एंड क्योचाओ इन चाइना, न्यूजीलैंड को मिला सामोआ आइलैंड। ये सब जर्मनी के कंट्रोल में पहले थी किसी ना किसी तरह से, तो अभी सभी उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी। जर्मन आर्मी, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द जर्मन आर्मी। तो जर्मन आर्मी को कहा गया कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स हो सकते हैं, यू कैन हैव ओनली 1 लाख सोल्जर्स। सो दिस रिस्ट्रिक्शन जो है, उस रिस्ट्रिक्शन पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो नंबर्स आपको याद रखने की जरूरत है। दैट 1 लाख was the army, ओके। इससे ज्यादा सोल्जर्स आप अपनी सेना में नहीं रख सकते हैं। दूसरा, नेवी में सिर्फ 15,000 नेवी पर्सोनेल विल बी देयर एज पार्ट ऑफ द जर्मन नेवी, ओके। और सिर्फ 24 शिप्स आपके पास होनी चाहिए। सो 24, लेकिन कुछ जगह पे 36 लिखा जाता है, इसलिए है क्योंकि 24 जो शिप्स हैं उसमें बैटल शिप्स हैं, क्रूजर्स हैं, दो आर्म्ड वाले शिप्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ 12 टॉर्पेडो बोट्स भी थे। तो अगर हम 24 और 12 की बात करें तो ये नंबर हो जाता है 36 का, ओके। सो ये इस डिस्टिंक्शन को याद रखिए। दीज आर द बिगर बैटल शिप्स, दीज आर द स्मॉलर टॉर्पेडो बोट्स जिनकी बात की जा रही थी। सो यू हैव टू काइंड ऑफ मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट, ओके। यहां तक का समझ में आ गया। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। देन उसके बाद द लीग ऑफ नेशंस को फॉर्म किया गया। इससे पहले एक तो एसेंशियली द यूरोपियन सुप्रीमेसी थोड़ा सा खत्म हो गया। यूएसए स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ मेजर फोर्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर के दौरान बड़ी जो एक तरह से मोनार्कीज थी वो एक तरह से खत्म हो गई। रशिया में जार की मोनार्की, राइट, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में थी, और तीसरा ऑस्ट्रिया हंगरी में जो एम्पायर थी उसका भी एक तरह से प्रभाव काफी कम हो गया। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया अपने आप में इंडिपेंडेंट आजाद कंट्रीज बन गए, राइट। ऑल्सो देयर आर सेवरल अदर ट्रीटीज व्हिच वर साइंड जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लाइक द ट्रीटी ऑफ सेवरेस विद टर्की एंड ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन विद ऑस्ट्रिया, ओके। ये बाकी ट्रीटीज भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के साथ साइन की गई थी। लास्ट में चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, जो कि हुआ 1920 में, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जिनीवा में इट हैड इट्स फर्स्ट हेडक्वार्टर्स, ओके। और इसका बेसिक ये था, वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स का एक चार्टर बनाया था। सो उस 14 पॉइंट चार्टर के बेसिस पर ही ये लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। दिस वाज द एम्बलम ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ध्यान से देख लीजिए, ओके, ध्यान से देखिए। ये वो शख्स है जिसको कि बनाया गया था पहले विश्व युद्ध के बाद, जिसको कहा जाता था लीग ऑफ नेशंस। दिस वाज द एम्बलम। ध्यान से देखिए, ये आपके सिलेबस में, आपके किसी भी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि अभी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस का जमाना है, अगर आपसे गूगली क्वेश्चन करके कोई बाहर से आ जाए तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इसीलिए इसको यहां पर डाल रहा हूं, ओके। तो दिस वाज सेट अप इन 1920 जनवरी टू बी प्रिसाइज, और इसमें 42 फाउंडिंग मेंबर्स थे। 42 फाउंडिंग मेंबर्स वर देयर इन द लीग ऑफ नेशंस, ओके। और इसके 6 ऑर्गन थे, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो पहला ये था, इट प्रोहिबिटेड कंट्रीज फ्रॉम गेटिंग इनटू सीक्रेट ट्रीटीज एंड अलायंसेस, बिकॉज वो जानते थे अगर फिर से एक और विश्व युद्ध हो गया तो ये तो विश्व खत्म हो जाएगा, ओके। हालांकि इट प्रूव टू बी ए फेलियर, जिसके बारे में हम विश्व युद्ध 2 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेकिन उसने कहा कि सभी देश अपने आपस में किसी भी तरह की संधियां ना करें, अलायंसेस ना करें, जिससे कि तनाव बढ़े। नॉट टू मेंटेन ह्यूज आर्मी, बड़ी सेना का गठन ना करें, ज्यादा वेपन्स ना बटोरें, रेस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज इंडिपेंडेंस, की दूसरे कंट्री से भी थोड़ा प्यार करो, उसके ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री पर कब्जा करो। हालांकि ट्रीटी ऑफ वर्से के अंदर बाकियों को, जर्मनी के सभी कॉलोनीज के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। एंड ऑल डिस्प्यूट्स विच शुड बी रेफर्ड टू द लीग, कि कोई भी आपस में कोई भी मनमुटाव हो, कोई भी मुश्किलें हो, कोई भी विवाद हो, उसका रेफरेंस आपको लीग ऑफ नेशंस को देना पड़ेगा, और ये लीग ऑफ नेशंस आके उस बात को एक तरह से सुलझाएगा कि ओके क्या करना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट बता देता हूं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके सिलेबस में नहीं है। जर्मनी और रशिया, ये दोनों देश लीग ऑफ नेशंस के भाग नहीं थे। रशिया का के तो मैंने आपको
बात बता दी। जर्मनी का जहां तक सवाल था, जो वर्ल्ड पावर्स थे मेनली यूएसए एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट यूके एंड फ्रांस, जिससे कि जर्मनी का 36 का आंकड़ा था। ये दोनों देश चाहते थे कि जर्मनी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, तो इसको हम लीग ऑफ नेशंस में भी नहीं लेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर से इस तरह की गलती नहीं करेगा फिर कभी। हुआ ये नहीं, एडोल्फ हिटलर आया, एडोल्फ हिटलर ने उनके ऊपर फिर से धावा बोला, जिससे कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, जर्मनी हाउएवर फाइनली बिकेम ए मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन द ईयर 1926। आपको इस बात को सुनने में आश्चर्य होगा, लेकिन 1926 में जर्मनी लीग ऑफ नेशंस का भाग बना, लेकिन एडोल्फ हिटलर वहां से निकल गया 1933 में। 1933 में ही विथड्रू फ्रॉम इट। सोवियत यूनियन बिकेम ए मेंबर, यानी कि रशिया, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, इट बिकेम ए मेंबर ओनली इन 1934। इंडिया हालांकि इंडिपेंडेंट देश नहीं था, लेकिन इंडिया बिकेम ए मेंबर। ओके, एंड यूएसए, इवन दो वुडरो विल्सन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, यूएसए नहीं बना भाग लीग ऑफ नेशन का। इसका कारण यह था, और ये इसमें आई मीन दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस वाज बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन इन द अमेरिकन, अमंग द अमेरिकन पीपल एंड द अमेरिकन पॉलिटिशियंस इन द यूएस कांग्रेस। उनको लगा कि ये सारा ना यूरोप वाले लोग बहुत की खिचपिच करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, अगर हम भी इस लीग ऑफ नेशंस में घुस गए तो हमको हमेशा इनके फायर फाइटिंग में उलझना पड़ेगा, तो बेटर है कि इससे थोड़ा दूर रहो। ये यूरोपियन अफेयर्स आर वेरी मेसी, इसमें उलझना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए अमेरिका डिड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपको ये सब वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में थोड़ी जानकारी होना अच्छा है। ऐसा मत रखो कि मेरे को सिलेबस 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 स्कोप ऑफ सिलेबस ही पढ़ना है, थोड़ा सा इधर उधर का आपको रियर व्यू मिरर में इधर उधर दिख गया तो आपको फायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा, आपकी माइंड में ये सब बात जम जाएगी। तो आई जस्ट थॉट थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई होप आपको मजा आया, आपको समझ में आया, आपकी रिवीजन भी हो गई। जो मैंने थोड़े से क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बताए हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। बाद में एग्जाम के टाइम के बाद थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, समय मिला तो, नहीं तो अदरवाइज ऑन द कोर्स वी आर गोइंग टू डू all that in any case. Subscribe to the channel, like the channel if you like, share the video with your friends and classmates if you like again. Thank you very much. Tata. Bye bye.